ठीक है जी। थ्योरम नंबर 7 नोट करिएगा। थ्योरम नंबर 7 में है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो हम ये कहेंगे कि फिर वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हमें क्या क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो हम उसको बनाएंगे ही कुछ ऐसा कि वो देखने में पैरेललोग्राम जैसा दिखाई दे। थ्योरम नंबर 7 नोट करें। थ्योरम नंबर 7 है कि if the diagonals of a quadrilateral, theorem 7, if the diagonals if the diagonals of a quadrilateral if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram. गुड इवनिंग। देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो थ्योरम तो ये हो गई। अब जरा इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट तो सॉरी ये हो गया। फिर इसको प्रूव करना है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर तो देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो मेरे को प्रूव करना है कि देन ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो इसको बनाएंगे ही कुछ ऐसा कि ये देखने में पैरेललोग्राम जैसा दिखाई दे। देखने में ये पैरेललोग्राम जैसा दिखाई दे। तो ये हो गया ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया। अब जब इसके डायगोनल्स हैं तो एक डायगोनल तो हमने ये बना दिया ए सी। ठीक है, एक डायगोनल तो हमने ए सी बना दिया और दूसरा डायगोनल हम बनाएंगे बी डी। एक मिनट में। अच्छा, एक डायगोनल तो हमने ए सी बनाया, दूसरा डायगोनल हमने बना दिया बी डी। और दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वाला पॉइंट हो गया ओ। दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वाला पॉइंट हो गया ओ हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये इसको आधे आधे में डिवाइड कर रहा है, ए सी बी डी को आधे आधे में डिवाइड कर रहा है, और बी डी जो है वो ए सी को आधे आधे में डिवाइड कर रहा है। मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, गुड इवनिंग, और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। ये हो गया। ठीक है, अब आपको ये प्रूव करना है देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना है। क्या हुआ? अरे आगे आ जाओ, आगे की सीट खाली पड़ी है। आ जाओ हर्ष, तुम तो आ ही जाओ आगे। तुम तो मेरी बात मान लेते हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। अरे दिख तो रहा है वो तो। मैं कौन सा कह रहा हूँ आई साइट कमज़ोर है तुम्हारी। आ जाओ आगे बैठ जाओ। अरे आगे बैठ जाओ भाई, अभी वो आए हैं, उनको निकलना होगा, फिर उसको हटना होगा यशस्वी को, उसको उधर धक्का दे रहे हो। आओ ना इधर बैठो। और दिवांग तुम आ जाओ ना आगे, दोनों ही आगे आ जाओ ना। अरे आ जाओ, दोनों ही आ जाओ, दोनों ही आ जाओ, जल्दी करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर मेरे को ये प्रूव करना है कि ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? आगे आने के लिए कहा था तुम और उधर बैठ गए। अरे व्यू भी आ रहा है, उसको भी व्यू आ रहा है। देखो पीछे आ गया मिलने तुमसे, भाग गया वो, जगह नहीं मिल रही उसको। आ जाओ ना। अभी देखना और क्लियर व्यू आएगा। ए बी सी डी ये हो गया। अब इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ नोट करिए। प्रूफ नोट करिए। इसमें हम ये कहेंगे कि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ये डी ओ सी और एक ये ए ओ बी। यहाँ पर कहेंगे इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ ए। तो हमने दो ट्राइंगल्स ले लिए, एक तो ट्राइंगल डी ओ सी ले लिया और एक ट्राइंगल बी ओ ए ले लिया। अब जरा देखिएगा, जब डी ओ सी की बात करते हैं तो डी ओ, भाई बातों की आवाज़ ना है प्लीज़। तो डी ओ इज इक्वल टू बी ओ, यहाँ लिखेंगे डी ओ इज इक्वल टू बी ओ, ब्रैकेट में लिखना गिवन गिवन।
दे रखा है ना कि ये वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट करेगा और ये वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट करेगा, तो डी ओ इज इक्वल टू बी ओ, पहली चीज़। उसके बाद हम ये कहेंगे कि इस ट्राइंगल में और क्या है, ओ सी, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, ये भी गिवन। और अब बीच के एंगल की बात करते हैं, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए। रीजन में लिखना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये दोनों हमारे पास। अब इससे क्या समझ में आता है कि मैंने क्या यूज़ करा इस ट्राइंगल में, डी ओ सी ओ और बीच का एंगल। इस ट्राइंगल की बात करें तो क्या यूज़ करा हमने, बी ओ ओ ए और बीच का एंगल, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो लिखेंगे यहाँ पर बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब जरा देखिएगा कि मैंने आपको जो बताया था ना कि सीक्वेंस का हमें बड़ा ध्यान रखना होता है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि अगर देखा जाए तो साइड एंगल साइड, तो तीन पैरामीटर हैं, साइड एंगल साइड तीन चीज़ें हैं, लेकिन तीन चीज़ों में मेजॉरिटी में क्या है, साइड है ना भाई, दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो ये जो दो साइड्स हैं हम इनको लेकर चलेंगे। तो मैंने कौन सी साइड ली, डी ओ और ओ सी, इस ट्राइंगल की डी ओ और ओ सी। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे, इधर लिखेंगे डी ओ, इधर लिखेंगे ओ सी, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी ओ सी, तो लिखेंगे ट्राइंगल डी ओ सी। ऐसे ही इसकी क्या साइड दी है हमने, बी ओ और ओ ए, तो बी ओ और ओ ए जब इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी ओ ए। तो ट्राइंगल बी ओ ए डी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ ए। जब दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमें अपना टारगेट ध्यान रखना है, हमें क्या करना था कि हमें ये देखना है कि ये जो ए बी सी डी है ये एक पैरेललोग्राम, गुड इवनिंग, ए बी सी डी जो है ये एक पैरेललोग्राम बन जाए, है ना, पैरेललोग्राम प्रूव हो जाए। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना ज़रूरी है, हम ये देखेंगे कि भाई जब ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। रीज़न सीपीसीटी, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, जब हम डीओसी की बात कर रहे हैं तो इसका ये वाला एंगल, तो एंगल डीसीओ, देयरफॉर एंगल डीसीओ इज इक्वल टू एंगल डीसीओ इज इक्वल टू एंगल ओएबी, ब्रैकेट में लिखिएगा बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी जानते हैं भाई, सीपीसीटी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, सीपीसीटी। तो सीपीसीटी से ये दो एंगल्स इक्वल हो गए। अच्छा, इसके अलावा हम ये कहेंगे कि जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, एक तो ये, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, और इसके अलावा क्या काम करेंगे हम इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट देखिए डीसी, और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट देखिए बीए, तो डीसी बीए के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डीसी इज इक्वल टू बीए, यहाँ पर भी लिखिए बाई सीपीसीटी। देखो हमें जिसकी ज़रूरत है ना हम बस वही ले रहे हैं, है ना। सीपीसीटी में वैसे तो हमें सारा लिखना चाहिए, सारा कैसे, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल डीओसी ट्राइंगल बीओए के कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो मैं देखूंगा इसका पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है, डीओ, और इसका पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है, बीओ, तो डीओ इज इक्वल टू बीओ। फिर इसका दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, ओसी, इसका दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, ओ ए, तो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, डी सी, और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, बी ए, तो डी सी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा। मैं केवल डी सी इज इक्वल टू बी ए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि दिमाग में कुछ चीज़ है, सोच रहा हूँ। देखिए हम क्या कहेंगे कि इक्वेशन 1 suggests that angle DCO and angle OAB are alternate interior angles.
एंड सो we may say that कि DC is parallel to AB। हम ये कह सकते हैं कि DC AB के पैरेलल होगा। देखिए क्या है, वैसे तो CPCT से आए ये दोनों एंगल्स इक्वल, लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा है ना कि एक लाइन ये है DC और एक लाइन ये है AB, और ये जो पूरी लंबी लाइन है ना CA, ये DC के साथ एक एंगल बना रहा है, ये वाली लाइन है ना, और इधर AB के साथ एंगल बना रहा है, और ये दोनों ही एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखाई दे रहे हैं। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल ही होती हैं, तो इसका मतलब DC AB के पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन 1 से हुआ। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 ए बी लिख दो या बी ए लिख दो, एक ही बात है। DC इज इक्वल टू बी ए। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो जाएं, यानी कि उनकी लेंथ भी इक्वल हो जाए, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो जाएं और पैरेलल भी हो जाएं, तो वो एक पैरेललोग्राम के लिए सफिशिएंट कंडीशन होती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे DC इज पैरेलल टू बी ए एंड DC इज इक्वल टू बी ए, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। बोलिए, समझ गए? सही है, चलिए जी। तो ये हमारी थ्योरम नंबर 7 हुई। रुद्रांश क्लियर है? बताइए। ठीक है, चलिए जी। अब आगे के एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा। शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, हाँ जी बोलिए। किसकी? नवमी परसों है ना? नवमी की तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक मिनट, नवमी में तो ना दिन में ही तो होती है पूजा वगैरह, पूजा कंजक वगैरह, तो नवमी में तो पढ़ा लेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे जो दशहरे की कर देंगे छुट्टी, है ना? सेट। हाँ वो तुमने बताया था, है बेटा? ठीक है, कोई बात नहीं। अरे हाँ, एक काम नहीं, पर सुबह तो कंजक होती है। इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन है, तो कंजक होंगी क्या? कल नहीं, परसों है इस बार। परसों एक ही दिन हो रही है, अष्टमी और नवमी एक ही दिन। तभी तो कह रहा हूँ कि वो परसों 12-1-2 बजे तक निपट जाएगा, तो शाम को तो आ सकते हैं आप लोग। परसों फ्राइडे है, फ्राइडे को आ जाना। सैटरडे को दशहरा है, मुझे पता है सैटरडे को सबको। हाँ जल्दी कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, करा जा सकता है। ठीक है ना, कल डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। एग्जाम्पल 1 देखिएगा। एग्जाम्पल 1, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो हमें ये शो करना है कि ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। हमें मालूम है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। रेक्टेंगल के सारे एंगल राइट एंगल मतलब सारे एंगल 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन जो रेक्टेंगल की डेफिनेशन हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, इस चैप्टर में हमने ये देखा था कि पैरेललोग्राम का अगर एक भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है तो हम उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। पैरेललोग्राम का एक भी एंगल अगर 90 डिग्री हो गया हम उसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा। ये है ABCD और यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए बस। तो आप देखेंगे भी कि जो NCERT में दे रखा है ना एग्जाम्पल, उसमें सिर्फ एक एंगल पर 90 डिग्री बनाकर दे रखा है इन्होंने, एंगल A पर। ठीक है, तो एंगल A हो या आप कोई एक एंगल ले लीजिए। ठीक है, और ये मोबाइल फ़ोन बंद करके इधर रख दो। ठीक है, उसको दे दो सृष्टि, वो तनीषा को। हमने ना, आप लोगों ने देखा भी होगा, नया YouTube चैनल बनाया है, और उस YouTube चैनल पर तुमने तो देखा ही है, तो ऑलवेज ऑनलाइन। ठीक है, तो उसमें
कई बार क्या होता है कि उसमें हमने एक फोरम डेवलप करा है, उस फोरम में ये है कि कोई भी स्टूडेंट अपनी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकता है, ठीक है, और हम कोई भी अच्छा उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो मेरे को सजेशन आया था कि बच्चों को परेशान करा जाता है स्कूल में, बुलिंग टीजिंग ये सब करी जाती है, तो उस पर हमने एक वीडियो बनाया, शेयर भी करा, और फिर एक दो दिमाग में खुद भी आए, एक दो टॉपिक्स, एक तुम्हें देखकर एक टॉपिक आया था मेरे दिमाग में, ये मल्टीटास्किंग वाला, तो मल्टीटास्किंग पर भी एक वीडियो बनाई है, जल्दी शेयर करूँगा सबके साथ। और नेक्स्ट आएगा आपका इस पर, ये सभी को बता रहा हूँ, खास तौर पर आप जो बैठे हुए हो इधर, तुम्हारी इसके साथ बड़ी दोस्ती है क्या गहरी, या उसके साथ? अच्छा, तुम दोनों की दोस्ती है। अच्छा, चलिए, मतलब दोस्ती को लेकर बनाया गया है वीडियो, और देखना दोस्ती के नुकसान भी होते हैं। क्या? अच्छा, क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, वैसे बता देंगे। क्या? ईव्स ड्रॉपिंग मुझे मालूम नहीं क्या होता है ये। उसको उसको ईव्स ड्रॉपिंग नहीं बोलते, ईव टीजिंग बोलते हैं उसको। नहीं, वो छेड़ना हो जाता है, लेकिन किसी को फॉलो करना, उन्हें स्टॉक करना, अच्छा, कुछ बिना करे उन्हें देखना या फिर उनकी अच्छा पर्सनल लाइफ में वो करना, उसे ईव्सड्रॉपिंग बोलते हैं। अच्छा, ये नहीं पता था मेरे को, ये नहीं पता था। ईव टीजिंग की तो बहुत ज़बरदस्त खबर आई हुई है आज। मैं कह रहा हूँ ईव टीजिंग की बड़ी ज़बरदस्त खबर आई हुई है। तीन तीन लेडी कांस्टेबल्स जो कि उसमें सिविल यूनिफॉर्म में थी, मतलब अपनी यूनिफॉर्म में नहीं थी, नोएडा में पोस्टिंग उनकी, और वो किसी काम से मेरठ गई थी, है ना, और शायद काम भी ऑफिशियल ही था, क्योंकि नहीं तो तीनों एक साथ ही लेडी कांस्टेबल्स वहाँ, उनका क्या काम, वो मेरठ गई थी और ऑटो में जा रही थी। तो यही काम हो रहा था जो तुम बता रहे हो ना, पीछा करना। अब पीछा करने के बाद में किसी ने कुछ कमेंट वगैरह भी कुछ पास कर दिया, तो उन्होंने कहा कि मतलब कुछ जवाब वगैरह दिया या नहीं दिया, लेकिन एक ने बोला कि अपना ना नंबर दो हमें, कोई 2 या 3 लड़के बाइक पर थे, ना नंबर दो, कि भाई चलते चलते नंबर कैसे, तो नंबर तो रुक कर ही देना पड़ेगा ना। तो रोकी बाइक, रोकी उसने, वो उतरी। अब उनको लड़कों को ये नहीं पता था कि ये पुलिस में है ना, और पुलिस वालों की तो ट्रेनिंग भी बड़ी स्ट्रॉन्ग ज़बरदस्त होती है। उसने एक लेडी ने पकड़कर इतना मारा उनको, पेपर में आई हुई है आज की खबर, खूब पकड़ के मारा, और फिर बाकी की दोनों उतरी, उन्होंने भी मारा, तो पता है हम हैं कौन। और फिर तीनों को थाने में ले गए, तीनों को अंदर करवा दिया, FIR हुई उनकी, ठीक है। तो ये भी काम होते हैं, कई बार उल्टा पासा भी पड़ जाता है। अभी जो आई है ना, मैंने शायद पहले बताया भी था आपको पता है कौन है? SP है, SP पुलिस। अभी हाथ में जो कागज़ थे वो भी वही थे, और पर्सनैलिटी देखकर लगता नहीं है, छोटी है, हाइट में भी छोटी है, लेकिन यूनिफॉर्म में अलग ही पर्सनैलिटी दिखाई देती है। यूनिफॉर्म कोई भी हो, मिलिट्री की हो, पुलिस की हो, एक ज़बरदस्त। एक आदमी नीचे ट्रैक्टर के साथ फॉलो करना। ट्रैक्टर, कभी उसको कुछ और लगाओ, कभी तुम्हें कुछ और समझ रहा हो, कि नहीं ये तो वो है, ये तो मेरी बहन है, या ये तो कोई वो है वैसे नहीं। ट्रैक्टर से उतर के उससे पूछ लेते भैया क्या बात है, हाँ, ट्रैक्टर से उतर के पीछे ही करने लग गया हूँ मैं। उतर कर, हाँ, कमाल है। तो फिर किधर, तो घर की इस तरफ आ जाते, सोसाइटी के अंदर आ जाते? नहीं, सोसाइटी के अंदर ही चल सोसाइटी के अंदर ही ट्रैक्टर था, तो कुटाई कर देते रोक कर, उसके क्या बात है भाई। रही सर, वो ट्रैक्टर। ये सभी के साथ कभी ना कभी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। एक बार मेरे को पकड़ लिया 4 लड़कों ने, मैं जा रहा था बाइक पर, और मैं बड़ी देर से सोच रहा, मैंने कहा मेरा पीछा कर रहा है, तो बात भी बहुत पुरानी है, मेरी नई बाइक थी एकदम, मैं अपनी सैलरी जो है, जब पहली सैलरी आई मैंने पापा को दे दी जाकर, ठीक है। पापा ने कहा नहीं नहीं अपनी मम्मी को दे, मम्मी को दे दी। उन्होंने मेरे को बोला कि अरे नहीं नहीं तू रख, कोई बात नहीं। अब मैंने कहा तू रख, मैंने कहा नहीं नहीं ये तो आप ले ही लो, फिल्मों में देखा है ना कि पहली सैलरी आती है तो माँ के चरणों में, है ना, वैसे रख देते हैं। तो रख ली उन्होंने। रखने के बाद में फिर कहते हैं अच्छा भाई तेरी जॉब लग गई है, बड़ी अच्छी जॉब लगी है, तो बता तेरे को क्या चाहिए। मैंने कहा बाइक दिला दो, है ना, वही
हम तो बच्चे तो होते ही हैं कि आपने कुछ बोला नहीं पेरेंट्स ने तो एकदम मुंह फाड़ के मांग लिया, बाइक दिला दो, बाइक दिला दी। अब बाइक ऐसी नई बाइक है, नई बाइक तो साफ़ सुथरी होती है ना। अब मैं उसको भी ना, रात में भी मेरी आँख खोले तो मैं उठ के उसको कपड़े से साफ़ कर रहा हूँ, चमका रहा हूँ उसको, ये कहीं निशान ना पड़ जाए। अभी लगा मेरे को कि 3-4 बाइक पर आ रहे हैं लड़के और 2-2 3-3 बैठे हुए हैं एक एक बाइक पर, ऐसे करते रहे। मुझे लगा मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे घेर रहे हैं, कुछ चक्कर है, ऐसा लगा मेरे को, लग जाता है थोड़ा सा। मुझे लगा, मैं इधर देखा, मैंने कहा पता नहीं वैसे ही होगा कुछ, क्या होगा। और फिर उनमें से एक आया, उसने कहा यही है, यही है, यही है, यही है, यही है ना। मैंने कहा भाई कौन है? कह रहा नहीं यही है, यही है। ये कह के रोक लिया। रोकने के बाद 2-4 तो घूंसे मारे मेरे को खींच खींच के, है ना। कॉलर पकड़ के हिला दिया एक लड़के ने। हाँ भाई अब बता तू, अब बता तू, तू कहाँ से भागा, तू कैसे बच के भागा? मैंने कहा यार ये क्या हो गया, किसी और धोखे में थे और 2-4 घूंसे और इतने में रख दिए मेरे को। पीछे से एक ने आके कोहनी से मारना शुरू कर दिया मेरे को। यार ये क्या हो रहा है ना। अब इतना मेरे को था भाई, मेरे को मार रहे हो तो मैं कोई पिटने के लिए थोड़ी खड़ा हूँ। मैंने भी मारना शुरू कर दिया। अब मैंने मारना शुरू कर दिया, 2-3 और आ गए, उन्होंने और धुन दिया मुझे। ठीक है, अब वो थोड़ी होता है, फिल्मी स्टाइल थोड़ी है कि एक बंदा 10 को मार देगा। ठीक है भाई, अच्छे से मतलब मेरे बाइक गिर गई, अलग गुस्सा बाइक का आ रहा है, अपनी पिटाई का गुस्सा ही नहीं आ रहा, बाइक का गुस्सा आ रहा है। और फिर मैंने कहा भाई क्या चाहते हो, क्या है? फिर एक अरे भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। गलत आदमी को पकड़ लिया, बाइक उठाई, अपनी चले गए। मतलब खाम खा यार पीट पाट के चले गए। बाइक में कुछ हुआ तो कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। मतलब ये भी होता है लाइफ में, अलग अलग चीज़ें होती है, ये भी हुआ। फिर मैं वहाँ पर पास में वो था पुलिस स्टेशन, है ना, तो मैंने कहा चलो भाई कंप्लेंट कराते हैं। फिल्में देखी थी ना, रियल लाइफ का कुछ पता ही नहीं था, रियल लाइफ का तो कुछ पता ही नहीं। सिर्फ माँ बाप ने कहा पढ़ो 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 तो पढ़ते रहे। पुलिस स्टेशन चले गए, वहाँ पर एक बुजुर्ग से पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा बेटा कौन थे? मैंने कहा जी नंबर नोट करा मैंने, 3 बाइक से, नंबर लिखो आप, FIR करो, FIR करो। कह रहे फिल्में ज़्यादा देखते हो? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे FIR नहीं होती ऐसे। तो कहने लगे मैं कंप्लेंट रजिस्टर कर देता हूँ। कंप्लेंट रजिस्टर कर दी उन्होंने। और फिर कहने लगे कि उनको जानते हो? मैंने कहा नहीं जानता नहीं। तो कह रहे क्या हुआ तुम्हें? मैं पीट के चले गए मेरे को। तो कहने लगे मैंने मेरी शर्ट शर्ट फाड़ दी, मेरी बाइक जो है वो गिरा दी। तो कह रहे बेटा बाइक तो तेरी सही है, तू भी ठीक दिखाई दे रहा है। कह रहे इसको पिटाई नहीं कहते। कह रहे जो हमारी टर्म्स है ना, पुलिस की जो टर्म्स है, उसमें पिटाई वो होती है जिसमें चोट लगे भयंकर, हाथ पैर टूट जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए आदमी, उसकी मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट बने। मैंने कहा नहीं जी इतना सब कुछ नहीं हुआ। तो कह रहे बेटा क्यों दुश्मनी मोड़ रहे हो, जाओ अपने घर जाओ। कह रहे गलतफहमी हो गई, मार दिया उन्होंने गलतफहमी में, तुम्हें चले जाओ। मैंने कहा जी गलतफहमी में जान ले लेते मेरी फिर। कह रहे बेटा अब इस बहस का तो कोई अंत नहीं है, चलो ठीक है हमारे पास अब और जो है ना टाइम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तो चले गए। ये भी होता है बिना मतलब ही। अभी किसी को अभी तुम्हें भी बताओ, तुम्हें भी हंसी आ रही होगी यार, खाम खा में पीट के चले गए। अब 7-8 थे, 7-8 थे। और शायद अगर मैं उनको हाथ ना लगाता, अगर मैं हाथ ना लगाता तो थोड़े कम पड़ते मेरे को। ठीक है, मैंने उल्टा 2-4 रख दिया तो मेरे को और अच्छा बेटा हमें मारेगा, ले और मारना शुरू कर दिया। तो भाई टाइम का कुछ नहीं पता, कब टाइम अच्छा आ जाए कब खराब आ जाए। चलिए जी, तो हम इसकी बात कर रहे थे, यहाँ पर ये बोल रहे हैं शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो रेक्टेंगल का हर एक एंगल एक राइट एंगल होता है। राइट एंगल मतलब हर एक एंगल एक 90 डिग्री वाला एंगल होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर लिखें इसकी डेफिनेशन क्या थी, रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या थी। मैं इधर लिख रहा हूँ वी नो